और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पटना के राजा बाजार मदरसा गली में भी मुहर्रम जुलूस में भारी बवाल हुआ है। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ की गई है, दुकानदार की भी पिटाई की गई। मुहर्रम जुलूस में लूटपाट की कोशिश की गई। उपद्रवियों ने लाठी डंडों से दुकानदार पर हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। वो फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें हमला करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हमले की वजह से आज शाम 4 बजे से प्रशासन ने अशोक राजपथ पर आवाजाही रोक दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुहर्रम जुलूस के दौरान की ये तस्वीरें, जहां एक किराना दुकान में तोड़फोड़ की गई है, दुकानदार को पीटा गया है और जुलूस के दौरान दुकानदार के साथ बदतमीजी करने के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुलूस के दौरान की ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। मुहर्रम जुलूस में भारी बवाल हुआ है। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लूटपाट की कोशिश की गई, दुकानदार की भी पिटाई की गई है। मुहर्रम जुलूस में लूटपाट की कोशिश की तस्वीरें सब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आनंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, दो तस्वीरें सब हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर दिखा रहे हैं। पहली में तोड़फोड़ की गई, दूसरे में मारपीट की कोशिश की गई है। कैसे हुई पूरी घटना? क्या उपद्रवियों पर रोकने के लिए वहां पुलिस बल तैनात नहीं था? नहीं, देखिए, चूंकि राजा बाजार व्यस्त इलाका है और वहाँ पे पुलिस पहले से तैनात रहती है, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त पुलिस नहीं थी और जिस वक्त ये घटना को अंजाम दिया गया लोग काफी दहशत में आए और जिस तरीके से वहाँ पे तस्वीर दिखी वो थोड़ा हैरान करने वाली है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है, तजिया को लेकर जाया जाता है और उसकी तैयारी की जाती है, तो पुलिस को प्रिकॉशन के लिए तमाम तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन अचानक से जो घटना घटी उस इलाके में काफी देर तक दहशत का आलम बना रहा और अब पुलिस अब इस पूरे मामले में सक्रिय हुई है और जो भी इसमें लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन ये जो घटना घटी उससे फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ था, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में और पुलिस लगातार वहाँ पे गश्ती भी करी और परिस्थिति को देख भी रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए 17 और 18 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है और पटना के कई इलाकों से निकलता है। इसे लेकर पुलिस अब ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि आज शाम 4 बजे से जो अशोक राजपथ है, जो सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है, वहाँ पे वाहनों का परिचालन पर रोक लगा दी गई ताकि जब मुहर्रम का जुलूस निकले तो कोई तरह का दिक्कत न हो। और ये शाम 4 बजे से आज होगा और कल सुबह से जब तक तजिया निकलेगा तब तक वहाँ पे वाहन के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है। यानी कि अशोक राजपथ में आज शाम 4 बजे से वाहन नहीं चलेंगे और कारगिल चौक से पटना सिटी जो जितने भी वाहन जाएंगे वो अब पुराने बाईपास से होकर जाएंगे या फिर कारगिल चौक से या फिर जो राम गुलाम चौक है उस इलाके से जाएंगे, जेपी गंगा पथ जो जिसका नया निर्माण हुआ उधर से जाएंगे। वही पटना सिटी की ओर से जो भी आने वाले वाहन है उस चौक मोड़ से अगम कुआं फ्लाईओवर मान गोलंबर से पुरानी बाईपास होकर गांधी मैदान या पटना जंक्शन जुड़ जाएंगे। तो जैसी बात है, पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो मुहर्रम के दौरान जो जुलूस निकलेगा, तजिया निकलेगा, तो उसमें कोई तरह का दिक्कत न हो, इसको लेकर पुलिस ने कई सारे कदम उठाए हैं। जी आनंद, जो हम तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें जितने भी जुलूस में लोग शामिल थे उन सबके हाथ में कहीं ना कहीं हथियार हैं, लाठी डंडे नजर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो सीसीटीवी इस समय हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उनमें कईयों के चेहरे इस समय साफ नजर आ रहे हैं। तो पहली बात यह कि क्या वहां पर जब जुलूस निकल रहा था तो हथियार लेकर गए थे? दूसरा यह कि जो चेहरे साफ नजर आ रहे हैं उनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर सक्रिय होने की बात तो कर रही है, दावा भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि ये जब घटना घटी और जिस तरीके से जो ताजिया निकालने के दौरान जो राजा बाजार की तो मदरसा गली है और उस गली में जो तोड़फोड़ किया गया किराने की दुकान में, तो जाहिर तौर पे ताजिया निकालने के आड़ में कुछ उपद्रवी उसमें शामिल हुए हैं और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त ये घटना घटी तो सीसीटीवी में तमाम फुटेज आ चुके हैं जिसको पुलिस अब खंगाल कर जांच में लगे, जो कि शास्त्री थाना में ये पूरा मामला आता है, तो पुलिस मौके पर पहुंच के और जांच भी की जा रही है। अब इस जांच में फिलहाल किन्होंने चिन्हित किया गया है, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है और जिनके हाथों में हथियार है, उसको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस वक्त ताजिया निकालने के दौरान राजा बाजार का जो मदरसा गली है, जो मैं बार बार बता रही हूँ, कुछ फुटेज हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, और जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, जाहिर तौर से जो भी लोग तजिया निकालने होंगे वो उनका मन तय नहीं हुआ, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी तत्व जरूर ऐसे होंगे जो इस मौके का फायदा उठा के कोशिश की है, उन्होंने ये घटना को अंजाम देने की।
तो अब पुलिस की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी सीसीटीवी फुटेज आए उससे उन लोगों को सीरियस किया जाए, क्योंकि देखिए आज भी सरिया निकला जाएगा, कल भी निकाला जाएगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति रही तो हालात तो बिगड़ सकते हैं। तो उसे भी देखते हुए पुलिस को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि जो जिन लोगों ने भी घटना को अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई की जाए। और जब आज और कल सरिया निकाला जाएगा तो आम लोगों को भी कोई समस्या न हो, जो भी मार्केट वाले लोग हैं उन्हें समस्या न हो, उन तमाम लोगों के सुरक्षा देने की भी पूरी पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए। जी आनंद अमृतराज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें डराने वाली हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नीयत थी और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था के दावे थे उसकी पोल खोलने वाली हैं। मुहर्रम में निकाला है तो जबरदस्ती मारा है लाठी से। क्या पहले से कुछ पर्सनली दुश्मनी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। मतलब इतना गंदा तौर पर हमको तो ऐसा लगता है कि पहले से कुछ न कुछ ऐसा दुश्मनी होगा जिससे 4-5 लोगों ने आपकी दुकान। नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग बदमाश होते हैं। वो आया है, एक बार मान लो गलती से लग गया, फिर जबरदस्ती आगे गया है, फिर आके इधर मारा है। लगा हम आए थे, हम हाथ दे रहे थे रोकने के लिए, पेट पे भी मार दिया है, चोट लग गया है, हाथ में भी चोट लगा है। इंजर्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चोट लगा है। और देखिए मुजफ्फरपुर से भी एक खबर है। मुहर्रम जुलूस को लेकर के बवाल मचा, पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी की गई। आपको बता दें कि डीजे को लेकर के पुलिस से विवाद हुआ। अय्यापुर के सिपाहपुर की यह घटना बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, एसपी का कहना है। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह और एसडीएम अमित कुमार के मुताबिक मंगलवार 16 जुलाई को मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस टीम को निशाना बनाया गया, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर में मुहर्रम को लेकर डीजे बांधा जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और इसी को लेकर लोग उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान काफी भगदड़ मची, पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल डीजे अलाउ नहीं, तो इसको लेकर के पुलिस के द्वारा रोका गया कि डीजे अलाउ नहीं है, जो आप डीजे हटा दीजिए। तो उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई समस्या। सर पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की भी सूचना है। हाँ, थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है और अभी बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई। डीजे का उपयोग किया जा रहा था तो पुलिस उस दौरान वहां पर आती है और उसको खोल के ले जाती है, तो उसका कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया जाता है और वो उस दौरान उसमें गहमा गहमी होती है, तो उसकी वजह से कुछ लोग पत्थरबाजी कर देते हैं। तो उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो ऑर्गेनाइजर थे उसके जुलूस के, उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया है, वो कर भी रहे, लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं मानी है और पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। देखिए लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जुलूस के दौरान हुड़दंगबाजी और पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी और पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि त्योहार को आप अच्छे से मनाएं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, बिना लड़ाई के, और सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील न्यूज़ 18 आपसे करता है। और अगर कोई संदिग्ध आपको दिखता है तो आप प्रशासन को इसकी सूचना दें ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके और आप लोग अच्छे से त्योहार मना पाएं। और गोपालगंज में मुहर्रम के जुलूस में शामिल एक युवक ने महिला पर तलवार से जानलेवा हमला किया। घटना माधोपुर थाना क्षेत्र के सरैया नरेंद्र गांव की है। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही एक युवक ने मारपीट की, जिसके बाद महिला अब इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रही थी तो रास्ते में तलवार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पुलिस ने घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई है। फिलहाल आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। पीड़ित परिवार दहशत में है। इधर में एक्सरे कराने के लिए वो जो कालापुर है, कालापुर और टीकरापुर के बीच में एक स्कूल है, उसके आगे घेर करके हम लोग को, ठीक है, चलते हुए गाड़ी पे सदाम था और एक गाड़ी चला रहा था, ऐसे मारा तलवार से, ठीक है, इनका ये लगा पूरा फट गया। हम चिल्लाए, साउंड किए और पीछे से गाड़ी आ रहा था, वो लोग भाग गया। और रांची से एक बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट में उत्तम आनंद हत्याकांड को लेकर के सुनवाई हुई। धनबाद के जज थे उत्तम आनंद। इस मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई। दोनों आरोपियों के व्हाट्सएप चैट में संदिग्ध बातचीत के सबूत नहीं मिले। व्हाट्सएप चैट के लिए गृह मंत्रालय के जरिए इंटरपोल से
मदद मांगी गई थी। दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें आपको, धनबाद के जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 को मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। तो आपको बता दें, ये खबर रांची से सामने आ रही है। उत्तम आनंद हत्याकांड को लेकर के सुनवाई हुई 28 जुलाई 2021 की यह घटना, जब उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसी दौरान आपको बता दें कि एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी और इसी धक्का देकर के ऑटो से हत्या कर दी गई थी। तो सरकार ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। इस मामले को लेकर के राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब भोजपुर में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी सदर अंचल कार्यालय पहुंचे और उमेश कुमार नाम के एक सरकारी अफसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामले को लेकर जिला पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी सूरत में किसी सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर सरकारी ऑफिस में अधिकारी रिश्वत मांगता है तो लोग उनसे सीधे आकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। उमेश कुमार नाम के कर्मचारी के उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। उनको विरोध प्रपत्र का गठित करते हुए नियमानुकूल जो कार्रवाई हो सकती है वो कठोरतम कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। और किसी प्रकार से आम जनता को जो ये तकलीफ़ है उसको दूर किया जाएगा। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत मांगता है अंचल में तो उसकी शिकायत मुझसे करें, आगे करें, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। मुजफ्फरपुर के कांटी में 2 दिन पहले जमीन कारोबारी शशि भूषण को गोली मारने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गोलीबारी की सच्चाई जब सामने आई तो सब चौंक गए। दरअसल गोली मारने की इस घटना में कोई और नहीं बल्कि शशि भूषण के छोटे भाई पवन ही शामिल था, जिसने बड़े भाई को अस्पताल पहुंचाया था। अस्पताल में आकर पवन श्रीवास्तव ने बेहद मासूमियत से मीडिया के सामने बयान भी दिया था। दरअसल आरोपी पवन की पत्नी सोनी के हाथ में बंधे रक्षा सूत्र में लगे हुए खून से इस मामले का खुलासा हुआ। पवन की पत्नी ने गोलीबारी की घटना के बाद सबूत छिपाने और घर में लगे हुए खून को साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन एफएसएल की जांच में पकड़ी गई। इस मामले में पुलिस ने पवन की पत्नी सोनी और एक अन्य आरोपी दिलीप चौधरी को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। थी जो कि जिस युवक को गोली लगी है उसके भाई का नाम है पवन श्रीवास्तव, उसकी पत्नी थी। उस महिला को जब पूरे घर को चेक किया गया तो पता चला उस महिला ने एक चादर को धोया था। तो और एफएसएल टीम के द्वारा और रिसर्च करते हुए जब इस पे काम किया गया तो महिला का जो रक्षा सूत्र था हाथ का उसमें वो ब्लड स्टेन हम लोगों को। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में 2 दिन पहले एक जमीन कारोबारी शशि भूषण को गोली मारी गई और महज 24 घंटे में इस पूरे मामले का जांच में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि अज्ञात ने गोली मारी है, खुद उसके छोटे भाई पवन श्रीवास्तव जो है उसे अस्पताल लेकर पहुंचा था। लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची तो उसके बाद उसकी पत्नी के रक्षा सूत्र में ब्लड स्टोन लगा हुआ था, उससे जांच हुआ। उसके बाद यह मामला सामने आया कि यहाँ जो गोलीबारी हुई है इसमें कोई और नहीं बल्कि उसके छोटे भाई और अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल उसकी पत्नी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और भोजपुर के बिहिया में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक शिक्षक स्कूल से घर लौट रहा था, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षक को गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया। शिक्षक को पीठ पर एक गोली लगी है और एक गोली गले को छूकर निकल गई। शिक्षक की हालत फिलहाल गंभीर है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। मधेपुरा में पुलिस ने 5 घंटे के भीतर अगवा छात्र को सकुशल रिहा करा लिया। पुलिस ने अपहरण कांड में 2 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। गम्हरिया थाना इलाके का बाबू प्रणय को अगवा कर 10 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए हुए 2 आरोपी नाबालिग दीपक और विवेक ने बताया है कि बाबू प्रणय के परिजनों से पैसे लेने के लिए साजिश रची गई। कांड में शामिल दोनों आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये मामला चलेगा और पूरी घटना के सूत्रधार और अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। और मुंगेर में एक लड़के ने लड़की से शादी टूट जाने का बदला लड़की का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना कर लिया।
लड़का लड़की के फर्जी अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और लोगों से अश्लील बातें करता था ताकि लड़की बदनाम हो जाए, जिसका पता जब लड़की को और उसके परिवार वालों को चला तो मामला साइबर क्राइम थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, वह पहले भी जेल जा चुका है। एक महिला ने कंप्लेन किया था कि उनका फर्जी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी इत्यादि बनाकर कुछ लोग फोटो वायरल कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य कलेक्ट किया, फेसबुक से मंगाया। शिकायत हम लोग को 19 जून को पिछले माह मिला। फिर हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य जुटाने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है और अग्रतर कार्रवाई के लिए जेल भेजा। हजारीबाग से एक बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सीबीआई की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको, सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग से गिरफ्तार आरोपी राजू ने नीट का पेपर चोरी करने में दूसरे आरोपी को सहयोग किया था। पंकज और अजय पर पेपर चोरी करने का आरोप है। सभी आरोपियों से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो राजू ने पेपर चोरी में साथ दिया, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। आप देखिए, पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया है। सीबीआई की जांच पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आपको बता दें, आरोपी राजू ने पेपर चोरी में मदद की थी पंकज और अजय की, और पंकज और अजय पर पेपर चोरी का आरोप लगा है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 2025 के विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 4 सीटों के नतीजों को 2025 के चुनाव में वोटर के मिजाज के ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर उपचुनाव के लिए एनडीए और गठबंधन की अभी क्या तैयारी है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अब सबकी नजर बनी हुई है। पर उससे पहले बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जातीय समीकरण के साथ ही ग्राउंड पर वोटर्स के मिजाज को भांपने में जुट गई है। तो महागठबंधन के नेता पिछले चुनाव से सबक लेते हुए नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। सियासी रणनीति पर बात करें उससे पहले जानिए किन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट पर उपचुनाव। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के सांसद बनने से खाली हुई सीट, इमामगंज से जितन राम मांझी के सांसद बनने से खाली हुई सीट, रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह सांसद बन गए, तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद भी सांसद बने। 4 सीट की चुनावी जंग के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी में सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है। बीजेपी 2 सीट पर, जेडीयू 1 सीट पर और हमने 1 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। बीजेपी सभी 4 सीट पर जीत के दावे कर रही है। 4 उपचुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से बिहार में जीतेगा और वो भाजपा को आईना दिखाना चाहते हैं। अरे अपना हाल देखिए, तीसरा नंबर की पार्टी रहे हैं बिहार में। अब दावा कर रहे हैं कि बिहार में 4 जगहों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे वहां इनके प्रत्याशी जीतेंगे। ये लोग मुगालते में हैं। फिर नतीजे उसी दिशा में होंगे। हर जगह इनके प्रत्याशियों की बुरी हाल होगी। आने वाले उपचुनाव में भी उनका वही हश्र होगा जो 2010 के चुनाव में हुआ था और आने वाले 25 के चुनाव में भी उनका वही हश्र होना है। नील बटा सन्नाटा होंगे। 10-20 सीटें आ जाएं, 25 में तो हम नहीं कर सकते। इस उपचुनाव में तो 0 रहने वाले हैं। बीजेपी चाहे जो भी तैयारी कर रही हो, आरजेडी की ओर से खुद 3 सीट जबकि माले को 1 सीट तरारी पर लड़ाने की प्लानिंग चल रही है। वैसे हाल ही में रुपौली में हुए उपचुनाव के नतीजों ने भी आरजेडी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और उसमें राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों के साथ सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जो 4 विधानसभा उपचुनाव है उसमें 3 पर राष्ट्रीय जनता दल और 1 पर माले चुनाव मैदान में रहेगा। जाहिर है रुपौली के झटके से अभी दोनों ही गठबंधन उभरी नहीं है, पर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी से ही दोनों खेमे की ओर से नई रणनीति बनाई जा रही है। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक शिक्षक का सोते हुए वीडियो वायरल हुआ। हालांकि क्लासरूम में बच्चे नहीं थे। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षक स्कूल में रखी हुई एक चौकी पर आराम से सो रहे हैं। जब शिक्षक से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे नहीं आए थे इसलिए वो सो गए। अब ऐसे में सवाल यह है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को सुधारने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन बिहार के शिक्षक सुधरने वाले नहीं हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुझे तो अभी जानकारी नहीं, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, तब इस पर उसको देखेंगे क्या इस तरह कर रहे थे, उनसे पूछा जाएगा। सर पूरा भीग गया है, देख रहे आप सब आपके सामने है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार नाम है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। विदेश में फंसे हैं झारखंड के कुछ मजदूर। कैमरून में फंसे हुए हैं झारखंड के 27 मजदूर। बोकारो, हजारीबाग और गिरडी के हैं ये सभी मजदूर। विदेशों में मजदूरों ने ये वीडियो शेयर किया है। सरकार से मदद की गुहार लगाई है, वतन वापसी की मदद मांग रहे हैं। मजदूरों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। और मंत्री बेबी देवी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया है सभी को वापस लाने के लिए। 27 मजदूर ये कैमरून में फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोकारो, हजारीबाग, गिरडी के ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। ठेकेदार लेने आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।